पास चॉइस होती है कि आप डाउट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप सो सकते हैं ना। गुड नाइट टू एवरीवन ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम हाइड्रोकार्बन का सेकंड वाला सेशन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। हाइड्रोकार्बन में हम पहुंचे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर। लास्टली हमने जो किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कुछ पार्ट रह गया था जो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट द सेम पेस। तो देखिए भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, R पर नेगेटिव होता है। और मैंने बोला था एक ही चीज याद रखना, नहीं ये शुरू ही नहीं किया था आई थिंक, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमने वो वुड्स रिएक्शन शुरू की थी। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो भाई क्या होता है, ये होता है RMgX, RMg और X होता है हेलोजन, ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन नहीं होता जनरली, लेकिन इन दोनों में से तो हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है अमूमन, बट फ्लोरीन नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल है, सबको पता है मैग्नीशियम इज अ गुड मेटल, यस और नॉट। यस सर। होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखती है, तो स्लाइटली पॉजिटिव इस पे आ जाएगा और स्लाइटली नेगेटिव इस पे, और इस पे भी स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह से RMgX ऐसा होता है यानी R पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक्चुअली मैग्नीशियम तो पूरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने के लिए तैयार बैठी है। तो ये हमें क्या देता है, एक ही चीज रट्टा मार लेना, R नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव, स्लाइटली नहीं, कंप्लीट नेगेटिव हमें डोनेट करता है मैग्नीशियम। थोड़ा सा कोई भी ऐसा बंदा आ गया इसके पास, वो कहे यार मेरे को दे दे, ये देने के लिए तैयार बैठा है कि भाई ले जा मुझसे, R मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन भी इसे दे रहा हूँ। तो R नेगेटिव डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब R नेगेटिव डोनेट कर रहा है, तो कोई भी पॉजिटिव आयन R पॉजिटिव को आसानी से चिपका लेगा, यस और नॉट। तो यानी हम इस R का मतलब कार्बन की चेन है, तो कार्बन की चेन छोटी बड़ी करके, कुछ ग्रुप ग्रुप लगा के, कुछ तिकड़मबाजी करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में किसी और मॉलिक्यूल के साथ इसको जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। RMgX स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, ये स्लाइटली पॉजिटिव आप 2 पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि इधर भी नेगेटिव इधर भी, बट ये दोनों नेगेटिव स्लाइटली वाले सेम नहीं है, तो ये 2 तो नहीं हो सकता, 2 से थोड़ा कम ज्यादा होगा। बट एटलीस्ट क्योंकि ये भी थोड़ा सा है, ये भी थोड़ा सा है, ये भी थोड़ा ही है, इसको डबल डबल करने की कोई जरूरत नहीं। हम तीनों को बोलते हैं स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसा कुछ है ना। तो इन दोनों स्लाइटली नेगेटिव का जो टोटल बनेगा उतना स्लाइटली पॉजिटिव होता है मैग्नीशियम का, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। यस बेटा, ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जरा, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आ गया, वो देता है हमें R नेगेटिव, बस हमें यही चाहिए था R नेगेटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड एक पर्सन था जिसने इसको ढूंढा होगा। तो देखो R बनाते कैसे हैं, RX एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा दो ड्राई ईथर में, पानी नहीं होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, पानी से H पॉजिटिव आयन ले लेता है, क्या बनाएगा, एल्केन। ठीक है, क्लियर है सभी को। देखो R की जगह मैं कार्बन की चेन लगाता हूँ, CH3 मैग्नीशियम और हैलोजन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, किससे करवाएं, पानी से। पानी में हमें पता है H पॉजिटिव भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है ना। अब मुझे पता है ये CH3 नेगेटिव देगा, देखो CH3 नेगेटिव, विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। H पॉजिटिव का तो भूत निकाल देगा ये, है ना, समझ में आ रहा है। ये CH4 बना देगा, ये CH4 बना देगा, बात खत्म। तो भाई ग्रिग्नार्ड रीजन में पानी तो नहीं होना चाहिए, पानी मस्ट नॉट बी एडेड टू ग्रिग्नार्ड रीजन, अदरवाइज ग्रिग्नार्ड रीजन विल गिव अस एल्केन। बट हम तो एल्केन ही बना रहे हैं, ठीक है, बट ग्रिग्नार्ड रीजन में जो CH3 लगा है उतना ही एल्केन बनेगा, कोई और ग्रुप की तिकड़मबाजी नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए इसमें पानी तो नहीं डालते हम। तो भाई पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्राई ईथर, तो कोई तो सोलवेंट होना चाहिए जिसमें घुल सके कोई चीज। अब एक सॉलिड मेरे पास पत्थर है मेरे हाथ में, दूसरा इधर पत्थर है, मैं दोनों को पास रख देता हूँ, रिएक्शन हो जाएगी क्या, नो सर। नो सर। सॉलिड आपस में रिएक्शन तब तक नहीं करेंगे जब तक मिक्स विक्स ना हो, मतलब लिक्विड ना हो। गैस रिएक्शन कर लेती हैं, गैस तो एक दूसरे का टक्कर मारती रहती है, रिएक्शन कर लेती हैं, बट सॉलिड में तो मॉलिक्यूल बेचारे वहीं रहते हैं। तो इसलिए अगर हल्का सा दूर दो सॉलिड को रख दूं तो सारी उम्र लगा रहा हूं तब भी उनकी रिएक्शन नहीं होने वाली।
तो भाई हमें लिक्विड चाहिए या गैस फॉर्म में चाहिए अगर रिएक्शन करानी, और गैस फॉर्म में भी प्रेशराइज चाहिए, प्रेशर होना चाहिए ताकि गैस के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी टक्कर मार सके और रिएक्शन हो सके। टक्कर से ही, कोलिजन से ही रिएक्शन होती है, याद रख लेना। वाटर के मॉलिक्यूल भी लगातार ऐसे 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 घूमते रहते हैं, ठीक है, ब्राउनिंग मूवमेंट कहते हैं इसको। 9th क्लास में पढ़ा था किसी ने, याद है किसी को ब्राउनिंग मूवमेंट साइंस में 9th में? नहीं याद? टिंडल इफेक्ट, जैसे ऐसे एक चैप्टर कटा हुआ था ये। यस सर। टिंडल इफेक्ट था, ब्राउनिंग मूवमेंट थी, ऐसा कोई बात नहीं, 12th क्लास में पक्का पढ़ोगे, ठीक है, चिंता मत, 12th क्लास में पक्का पढ़ोगे, है ना। ये ना थम्स अप ऐसे उल्टा करके मत दिया करो यार, ऐसे लगता है जैसे इंसल्ट कर रहे हो आप, है ना। फील बैड। ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, नो लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, तो भाई ब्राउनिंग मोमेंट का मतलब ये था कि वाटर के अंदर भी ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, तो वो घूमते रहते तो एक दूसरे को टक्कर भी मारते रहते हैं, इसीलिए सोलवेंट जरूरी होता है, वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ टक्कर लगवाता रहता है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाती है। तो यानी रिएक्शन का मूल मंत्र है टक्कर लगाना, कोलिजन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोलिजन इज द मेन एम टू रिएक्ट टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने के लिए मेन एम हमारा होता है उनको कोलाइड करवाना, कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन होगी, तो ऑब्वियस है, इसीलिए हमेशा पानी या कुछ ऐसा लिक्विड होना चाहिए। तो ड्राई ईथर जो यहाँ सोलवेंट का काम करेगा, ये बात अब सबको क्लियर होगी भाई। अब ड्राई क्यों? ईथर में थोड़ा बहुत पानी होता है, ईथर लिक्विड होता है, उसमें हल्का फुल्का पानी वेपर फॉर्म से वो एब्जॉर्ब कर लेता है हवा से, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हुआ तो हमारे ग्रिग्नाइट की बैंड बजा देगा। क्लियर है ये बात सभी को? यस सर। यस सर। तो फिर आगे देखिए, ग्रिग्नाइट बनाना कितना आसान है, देखो RX है, सीधा Mg बीच में घुसा दो, Mg जो है इन दोनों को तोड़ के यहाँ पे बीच में घुस जाएगा, ठीक है, ये बन गया। CH3 है तो CH3 इन्होंने CH3 डाल के MgBr बना दिया। अगर ये देखो, ये भी तो R है ना, बेंजीन की रिंग भी तो R है, मैग्नीशियम यहाँ भी इनके बीच में घुस जाएगा, ये घुस गया, बन गया। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ग्रिग्नाइट रिएजेंट हमने बना लिया। RMgX बनाना कोई नहीं पूछेगा, फिर भी कई बार रिएक्शन के अंदर दे देते हैं कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट बन भी रहा है और फिर आगे रिएक्शन हो रही है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, रेयरली होता है जनरली। तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट ऐसे बनता है, पहली बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात देखिए, ग्रिग्नाइट रिएजेंट बिहेव लाइक ए बेस, ये मैंने बोला है बेस की तरह बिहेव करता है, ये मैंने यहाँ अभी अभी आपको प्रूव किया। CH3 नेगेटिव, अगर CH3Mg और Cl है तो ये हमें CH3 नेगेटिव देगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पता है? यस सर। चलो इसकी बात करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होता है, क्यों होता है स्ट्रॉन्ग बेस, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, किसी को आता है? अरे तुक्का मार दो, देखो अभी आप सीखने की एज में हो, मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप सही बताओगे गलत बताओगे, कोई दिक्कत नहीं, सर क्या बट बताऊं? सर ये सर ये H+ ले लेगा। में H+ आयन कम रिलीज करेगा, मतलब नेगेटिव अमाउंट, तो स्ट्रांग है। कुछ कुछ सुनाई दिया लेकिन इको आ रही है बेटा पीछे से, चलो कोई बात नहीं। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि जब भी मैं कुछ पूछूं दिमाग चलाया कीजिए, गलत आंसर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को कौन सा यहाँ पे आपको नंबर देने हैं, टेस्ट में नंबर लेने हैं अपने को, है ना। तो सीधी बात, बट चलाइए, बोलिए, ठीक है, कुछ दिमाग चलाएंगे, कुछ सोचेंगे, फोकस करेंगे, दिमाग पे मजा आएगा, दिमाग पे जोर डलेगा तो बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, और उसी से सीखा जाता है। देखो ये क्यों है स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैं बता देता हूँ। अगर इसमें H पॉजिटिव आयन डाल दूं तो देखो एसिड का H पॉजिटिव आयन जिसके साथ जाता है वो कंजुगेट एसिड होता है, ये बन गया CH4, तो CH4 कंजुगेट एसिड आ गया। कंजुगेट एसिड जितना वीक होगा, ये हमें पता है वीक एसिड है, ये तो पता है ना। मीथेन के H पॉजिटिव आयन देता है आपको कभी? नो सर। वो तो मरे ना छोड़े H पॉजिटिव आयन, है ना। तो क्योंकि ये बहुत वीक, जिसका कंजुगेट एसिड बहुत वीक होता है तो वो जिस बेस से बना है वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बस सीधी बात ये है, ठीक है। बेस का कंजुगेट एसिड अगर वीक होगा, बेस जब H पॉजिटिव आयन ले लेगा तो वो कंजुगेट एसिड बन जाएगा, वो वीक होगा तो इसका मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है। तो CH3 नेगेटिव की एफिनिटी टू अट्रैक्ट द H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की एफिनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए H पॉजिटिव आयन लेने के बाद छोड़ेगा नहीं, जाने नहीं देगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, दैट्स इट। तो भाई अब देखो ये R सिर्फ CH3 नहीं होता है, इसके पीछे कार्बन की बहुत लंबी चेन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो भले ही कितनी भी लंबी चेन हो, एटलीस्ट यहाँ पर अगर नेगेटिव है
तो एक H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करना इसके लिए अब भी स्ट्रोंगर ही होगा, याद रखिएगा, अब भी ये स्ट्रोंगर बेस ही होगा, ठीक है। हालांकि स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा ऊपर नीचे करने से, बट एट लीस्ट ये स्ट्रॉन्ग बेस ही होने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा हमेशा। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड क्या होता है, बेस होता है। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंटली लिखा बिहेव लाइक। हाँ बेटा। सर एक बार जो भी आपने 1 मिनट पहले बताया था वो बता दो कि मेरी क्लास लीव हो गई थी। आपने कहा था ग्रिग्नार्ड एजेंट की सर वो ये सर वो बेस बता रहे थे ना आप, क्यूब स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ बेटा। देखिए CH3 नेगेटिव अगर हम इसको H पॉजिटिव आयन दें, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, CH4 बनेगा, दिख ही रहा है तो, है ना। तो ये है बेस, ये है एसिड, और यहाँ पर जब एसिड का H पॉजिटिव आयन जहां जाता है, कहाँ गया, यहाँ गया, वो होता है कंजुगेट एसिड। तो आपको लगता है CH4 जो है वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, लगता है क्या किसी को? नो सर। क्योंकि CH4 पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करता, तो कंजुगेट एसिड बहुत वीक है। ये CH4 एक वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड, और ये कंजुगेट एसिड है। किसका कंजुगेट है? कंजुगेट का मतलब है जुड़ा हुआ है किसी से, एसोसिएटेड। किसके साथ जुड़ा है? CH3 नेगेटिव आयन से एसोसिएटेड है, कि उसी से बनेगा ये। तो CH3 नेगेटिव आयन की H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की एफिनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अट्रैक्ट कर लेगा एक बार तो उसे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए कंजुगेट एसिड बनेगा, वीक कंजुगेट एसिड बनेगा। वीक क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि CH3 की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अगर किसी बेस की H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्गली चाहता है कि बस मेरे पास आ जा, और आने के बाद कहेगा अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, ठीक है। एक ना फिल्म का डायलॉग सुनाता हूं आपको, फिल्म नहीं थी, एक नाटक चल रहा था ऐसे ही। मेरे दोस्त के घर में बैठा था मैं, ठीक है, हम दोनों बातें कर रहे थे, तो एक नाटक चल रहा था, इंग्लिश का नाटक था, इंग्लिश नाटक, और पंजाबी में डब था, लैंग्वेज थी पंजाबी। उसके अंदर एक हीरो टाइप का बंदा था और वो लड़ रहा था 2-4 विलन से, ठीक है। तो वो एक विलन आता है उसके सामने और कहता तू मुझे जानता नहीं है, तो वो हीरो उसको मुक्का मारता और उसको फिर से पकड़ लेता गर्दन से, और वो पता है क्या कहता है, मैं तुझे जानता तो नहीं हूं पर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये वही है, CH3 नेगेटिव H को नहीं जानता, पर अगर H इसके पास आ गया ना तो ये इसे जाने नहीं देगा। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है सभी को? हम तुम्हें जानते तो नहीं है बेटा, लेकिन अगर आप हमारे पास आ गए तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है भाई। क्लियर है सभी को? Yes. यस सर। तब से मुझे वो डायलॉग याद है, और ये बात होगी लगभग 15 साल पुरानी, मैं तब से इस डायलॉग को बहुत जगह पर बोलता हूँ, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि CH3 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कार्बन की लंबी चेन होगी तब भी वो नेगेटिव आयन बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस ही बनेगा, याद रखना। तो इसलिए ये बिहेव लाइक ए बेस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत कोर लाइन है। ग्रिग्नार्ड एजेंट R नेगेटिव देता है और वो बेस की तरह बिहेव करता है। बस ये कोर लाइन अगर आपको याद होगी तो ग्रिग्नार्ड एजेंट जहां पर भी देखो उसमें से MgX को हटा दो, उस पे पॉजिटिव लगा दो, R पे नेगेटिव लगा दो, और उस नेगेटिव आयन को कहीं तो वो अटैक करेगा, कहीं तो वो पॉजिटिव ढूंढेगा, बस उसको पॉजिटिव दे दो, अपना काम बन गया। सिंपल मैकेनिज्म आ गया, समझ लो इसमें। तो यहां देखिए RMgX, देखो ये R ही है, बेंजीन रिंग भी तो कार्बन की चेन ही है ना, तो हालांकि हम इसे फिनाइल चेन बोल देते हैं, PH, है ना, बट आप इसे कार्बन की, क्योंकि कार्बन से ही मिलकर बनी है। RMgX बना हुआ है वाटर के साथ। मैंने बोला था वाटर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है, और ये क्या होता है, ये भाई साहब R नेगेटिव देता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा पानी से, है ना, तो सीधा H जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव जुड़ गया, H पॉजिटिव बन गया बेंजीन। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। अब जो वाटर का OH नेगेटिव बच गया था, वो OH नेगेटिव देखो Mg के ऊपर भी तो यहाँ पर भी तो क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना मैग्नीशियम का, तो वाटर के ऊपर जो OH नेगेटिव बचा था वो इसके साथ चिपक जाएगा, तो OH नेगेटिव और Br नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव, Mg पर 2 पॉजिटिव होता है, याद रख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा MgBr OH बन गया, यानी MgBr के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा जब R नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो इसके निकलने के बाद ये जो MgBr है ये OH नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, बस। सेम अगर मैं D2O यूज करूं, हैवी हाइड्रोजन, D, ड्यूटेरियम, ठीक है, इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, बस प्रोटॉन तो एक ही होगा लेकिन न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। हैवी हाइड्रोजन यूज करूंगा तो ये D, हैवी हाइड्रोजन का D जुड़ेगा। यहां से क्या प्रूव हुआ, अब ये क्यों दिखा रही है फालतू रिएक्शन, एक ही बात है,
यहाँ से ये प्रूव हुआ कि जो H जुड़ता है ना बेंजीन के ऊपर, ये कहाँ से जुड़ता है? ये पानी से ही जुड़ता है, कहीं और से नहीं आता, ये पानी से ही आता है। क्लियर है? और ये OD जो है इसके साथ, DO जो है इसके साथ में जुड़ जाएगा MgBr के। ये बाई प्रोडक्ट है, इसको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट इसको भी याद रखिएगा ताकि आपको आसानी रहे रिएक्शन करवाने में। नेक्स्ट देखिए CH3 MgBr के साथ अगर अल्कोहल से रिएक्शन करो तो अल्कोहल भी, ये एक अच्छा बेस है, CH3 नेगेटिव H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट कर लेगा अल्कोहल से, और OC2H5 इसके साथ, OC2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। अल्कोहल आर आल्सो एसिडिक इन नेचर, पता है भाई, अल्कोहल भी एसिडिक इन नेचर होता है, दारू पीने वाली, यस सर। है ना। देखो जो लोग शराब पीते हैं उन्होंने ये बात जरूर कहते होंगे, नीट नहीं पीनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट शराब नहीं पीनी चाहिए, छाती और गले को फूंक देती है, जला देती है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होती है, इसलिए पानी मिला के, सोडा मिला के लोग पता नहीं कैसे पीते हैं, और स्मेल भी बहुत गंदी होती है इसकी, है ना। फिर भी लोग, कुछ लोग है देखो ऐसे नाक बंद करके और यूं पी रहे होते हैं शराब, पता नहीं भाई इतनी गंदी चीज क्यों पी रहे हो तुम लोग, है ना। ऊपर से लिवर की बैंड बजा देती है, ये लिवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, पॉइजनस इन नेचर होती है ये वाइन, तो ये लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो जो लोग ज्यादा वाइन पीते हैं फ्यूचर में 5-4 स्लो पॉइजन है, 5-4 सालों में, 10 सालों में उनके लिवर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बट अगर उनका लिवर स्ट्रोंग है, वो ठीक ठाक खाना खा रहे हैं, तो शायद वो प्रॉब्लम 15 से 20 साल बाद आए, लेकिन उनका बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल अमाउंट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो किडनी पर जोर पड़ेगा, किडनी पर जोर पड़ेगा, हार्ट पर भी जोर पड़ेगा, ब्रेन्स पर भी जोर पड़ सकता है, ब्रेन की अगर नर्व सेल पतली हुई, वो पाइप्स, ब्लड वाली पाइप पतली हुई, ब्रेन पर भी जोर। तो कुछ लोग वाइन पीने के बाद 20 साल बाद लगातार वाइन पी रहे हैं, ब्रेन हेमरेज से डेथ हो जाती है, या फिर पैरालिसिस हो सकता है, या फिर किडनी प्रॉब्लम आ सकती है, या लिवर की प्रॉब्लम आ सकती है, या हार्ट की प्रॉब्लम। ये चारों चीजों को अफेक्ट करती है वाइन, और लोग इसे अच्छा समझते हैं, है ना। सोच लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये है, और ये वाइन जो होती है एसिडिक इन नेचर होती है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब शराब पी जाती है तो वो गला फूकती है, तो इसलिए उसके अंदर सोडा वगैरह मिला के या पानी मिला के पी जाती है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्यों एसिडिक इन नेचर है। ये एसिड है भाई साहब, बेस है हमारे यहाँ, RMgX तो बेस है, वो तो H चाहिए ही चाहिए, तो वो मिनटे में उड़ा के ले जाएंगे। क्लियर है? यस सर। तो फिर अगर किसी को ये कहना हो कि भाई साहब शराब पी रहे हो क्या यार, वो एसिडिक होती है, तो ऐसे कर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल के पी, तेरे को जलन नहीं होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी तो होना चाहिए, कहाँ से ढूंढ के देंगे। अरे वो मिल तो जाएगा लेकिन पॉइजनस होता है। मजाक कर रहा हूँ, तो मैं लैब में मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब में पॉइजनस होता है, उसको पिया नहीं जाएगा, ईथर के साथ पी जाओगे तो वो पहले ऊपर चला जाएगा। ये सर 5 साल बच जाएंगे। माधव बोल रहा है बेसिक इन नेचर होता है, कह सकते हो। बेसिक इन नेचर होता है सोडा बेटा, हाँ ठीक है, जिसका नाम ही सोडा हो गया। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है, सिंपल साफ, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये अब आपको समझ में आ गया एसिडिक इन नेचर, बहुत आसान रिएक्शन है, अब मुझे नहीं लगता कि इनको याद करने की भी जरूरत है, एक बार लिख के जरूर देखना। नेक्स्ट देखो, मेटल कार्बाइड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ, याद रखना। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना, पानी को 2 हिस्सों में तोड़ना कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। यस, गॉट इट गाइस? यस सर। लेकिन सिर्फ इतना आसान नहीं है ये, पानी 2 हिस्सों में टूटता है, पक्का टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूटता है, बिल्कुल टूटता है। व्योम बेटा कुछ बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हमें। एनीथिंग एल्स? नो सर, माइक इशू। ओके ठीक। तो देखिए बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी का टूटना, 2 हिस्सों में टूटना, दोनों में से H पॉजिटिव और OH में टूटता है पानी, हमें पता है। दोनों में से एक हिस्सा या दोनों हिस्से, एक या दोनों भी हो सकते हैं, सोल्यूट के साथ, जो उसमें डिसोल्व कर रहे हैं ना, पानी में कोई चीज घोल रहे हो आप, कोई केमिकल घोल रहे हो, तो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, पानी टूटेगा, वो तो टूटा हुआ होता है पानी अंदर ही, ठीक है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक चीज हमारे सोल्यूट के साथ, जिसको हमने पानी में डिसोल्व किया, उसके साथ घुल जाएगी। अगर वो चीज घुलेगी नहीं, सॉरी, उसके साथ जुड़ जाएगी, कोई एक, दोनों जुड़ जाए तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक का जुड़ना जरूरी है। पानी टूटा हुआ होता है ऑलरेडी, लेकिन उस टूटे हुए पानी का एक हिस्सा या दोनों हिस्से जब सोल्यूट के साथ जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस एक्चुअल में। क्लियर है ये सबको?
लिख लेना कहीं पर भी बुक के फ्रंट में लिख लेना, भले ही हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन, ठीक है। बहुत बार आएगी, बहुत बार तकलीफ देगी पानी का टूटना, लेकिन सिर्फ टूटना नहीं होता, पानी तो ऑलरेडी टूटा हुआ होता है। तो दोनों में से एक हिस्सा या दोनों हिस्से जब जुड़ जाते हैं सोल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, तब हम उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे कार्बाइड से। तो कार्बाइड क्या होता है? मेटल कार्बाइड। तो सबसे पहले देखो भी, एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, CH4 बनता है। पहले तो इसने ये बता दिया CH4 मीथेन बनेगा, सिर्फ मीथेन बनेगा और कुछ नहीं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कार्बाइड से। तो बेरिलियम देखो भी, वैलेंसी होती है बेरिलियम की 2, यस पता है सबको? यस सर। यस एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, कार्बन की होती है 4, सबको पता होना चाहिए, कार्बन की तो 4 ही होती है ना। तो अगर मुझे बेरिलियम के साथ में अगर मुझे जोड़ना है कार्बन, बेरिलियम की वैलेंसी 2, कार्बन की 4, क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये छठी सातवीं Yes, sir. क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, याद है किसी को? यस सर। यस सर। बेरिलियम 4 कार्बन 2, ऐसा ही होता है। यस सर। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये तो सीधा सीधा हो गया ना, अगर इसी फॉर्मूला में, क्योंकि ये सब 2 से डिविजिबल है सारा का सारा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? BE2, ठीक है। तो पूरे को 2 से डिविजिबल कर दिया। ये मेथड आपने सातवीं छठी सातवीं क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अब इसी मेथड को थोड़ा सा आप ऐसा करना चाहें कर सकते हैं, योर चॉइस। लेकिन अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक बेरिलियम है, लेकिन इसकी तो वैलेंसी 2 है। अब मैंने कार्बन लगा दिया साथ में, इसकी वैलेंसी 4 है, तो मैं 2 बेरिलियम लगाता हूँ, तो 2 बेरिलियम की वैलेंसी 4 होगी और कार्बन एक ही है, तो इसकी वैलेंसी 4 नेगेटिव है, ठीक है, हो गया काम बस। यानी कि यहाँ पर BE2C सीधा फॉर्मूला बन गया। ऐसे भी बना सकते हैं ओरल, सीधा बोल के, है ना। तो वो कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा सकते हैं। तो बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मूला हो गया BeC, क्लियर है सबको? कार्बाइड, कार्बन डायरेक्ट जब जुड़ता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड देखो भी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इसकी 3 है इसकी 4 है, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, एल्यूमिनियम लगेंगे 4, कार्बन लगेंगे 3, ठीक है, सीधे सीधे। तो चेक करके देख लो, 4 तिया 12, 12 पॉजिटिव हो गया, कार्बन 3 है, एक की वैलेंसी 4 है, 4 तिया ये भी 12, 12 नेगेटिव हो गया। हो रहा है न्यूट्रल? बिल्कुल हो रहा है, सही है। तो यस सर। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला Al4C3 ये रहा। अब बात करते हैं, दोनों के फॉर्मूले तो हमने कर लिए, ठीक है। अब इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसने बोला सीधा मीथेन बना दो, बस बात खत्म। तो भाई पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 3 कार्बन थे, तो 3 मीथेन के मॉलिक्यूल बनेंगे ना, एक कार्बन के साथ CH4 जुड़ेगा, पानी H पॉजिटिव आयन डोनेट करता रहेगा इनको भी, ठीक है। फिर अब 3 कार्बन, एल्यूमिनियम कितने हैं? 4 हैं, तो ऐसे से 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, OH बचेगा, जो वो OH एल्यूमिनियम वैलेंसी 3 होती है, OH थ्राइस लगेगा। यस, क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। है ना। फर्दर बेरिलियम कार्बाइड के साथ वाटर की रिएक्शन कराते हो, यहाँ तो मीथेन ही बनने वाला, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम की यानी बेस बनेगा, आप सिंपली याद रखना, एक बेस बनेगा प्लस मीथेन बनेगा, बेस प्लस मीथेन। अब वैलेंसी तो आप यहाँ 3 है 4 है, वो अपने आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हाइड्रोलाइसिस। अब क्या हुआ? पानी टूट गया H और OH में, तो H किसके साथ जुड़ गया? H जुड़ गया कार्बन के साथ। OH किसके साथ जुड़ गया? OH जुड़ गया बेरिलियम के साथ। दोनों ही इससे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल दोनों जुड़ सकते हैं। एक जुड़े तो भी हाइड्रोलाइसिस है, 2 जुड़े तो भी हाइड्रोलाइसिस। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी हिस्सा जुड़ नहीं रहा है किसी सोल्यूट के साथ, जो हमारे ये रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट एनी अदर, तो फिर वो हाइड्रोलाइसिस नहीं है। अब बात करते हैं, ये वाले फॉर्मूला तो थे आसान, सीधे सीधे, है ना, वैलेंसी से निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की, CaC2। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2। कार्बन की कितनी है? 4। तो क्या करें, है ना, ये ऐसे करके कर दें, यानी कि कैल्शियम 4 और कार्बन कितने? 2, 2 से डिवाइड Yes, कर दें, sir. कैल्शियम 2 और कार्बन कितना? 1। लेकिन यहां तो फॉर्मूला उल्टा है। यस, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता। हम छठी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर 11th स्टूडेंट्स, समझ में, और वो भी साइंस ले रखी है, वो चले ना। तो फिर इतना तो आसान सब कुछ होगा नहीं, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना कोई भी कर लेता, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वो अब ट्रिपल बॉन्ड है तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, तो दोनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसका, दिख रहा है सबको? यस सर। कैल्शियम कार्बाइड ये होता है। तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूले वाला रूल मत लगा देना, क्योंकि अंदर कई बार कहानी अलग होती है।
जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H पॉजिटिव आयन इसको दे देगा, दोनों कार्बन्स को 2H मिल जाएंगे। मिल गया। कैल्शियम को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो भाई प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, वो गया भाड़ में, उसको हम नहीं देखने वाले। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ ये इथाइन। देखो हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, कैल्शियम दोनों तरफ से हट गया, क्या बना? इथाइन। इथाइन बन गया, 2 कार्बन की चेन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम होता है एसिटाइलिन गैस। यस, क्लियर है? Yes, sir. कॉमन नेम में याद रख लेना एसिटाइलिन। कौन सी होती है? वेल्डिंग जो लोग करते हैं ना, वेल्डिंग, वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सुना है किसी ने? Yes, sir. गैस वेल्डिंग जो होती है, उसके पास एक बत्ती सी होती है ऐसे मुंह वाली, उसमें से आग निकलती है, गैस वेल्डिंग। भाई कितने बच्चों ने गैस वेल्डिंग देख रखी है, मुझे बताओ। सर आपने दिखाई भी थी क्लास में। हाँ, मैंने क्लास में दिखाई थी, लेकिन हमारे पास जो नए बच्चे हैं उन्होंने शायद नहीं देखी होगी, है ना। तो गैस वेल्डिंग की इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक इमेज मैं अभी भी दिखा देता हूँ। आई हैव एन इमेज, तो रुकिए, ठीक है, यहीं पर शो कर देते हैं। ये आ गई है ना, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग की इमेज देखिए अब जरा भाई, ये रही। ठीक है, अब इस इमेज के अंदर अभी आपको दिख रही होगी, दिख रही है इमेज ऐसे वाली, ये सबने देख रखा है, ऐसे वाली एक बत्ती सी होती है, और ये देखो यहाँ एक नोब लगा हुआ है, ऐसे से 2 नोब होते हैं इनके पास, एक नोब से तो निकलती है एसिटाइलिन गैस, दूसरी नोब इसी के एक और पास होती है ऐसी नोब, H2O। उसके अंदर O2 होता है, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आप लोग देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वैसे ही ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं भाई। कहाँ होते हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर? वो उन गैस वेल्डर्स के पास में वैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर जब हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन के साथ एसिटाइलिन गैस को बर्न करते हैं, ये हमारे सिलेंडर में जो एलपीजी गैस भरी होती है, समझ लो वैसी सी गैस है, जब इसको बर्न किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है पता है? 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देती है ये हमें, 3000 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir। एसिटाइलिन गैस को जब ऑक्सीजन के साथ में C2H2 को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, 3000 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देती है। और ये टेम्परेचर इतना इनफ होता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना? ये तो 3000 दे रही है, तो आयरन को आराम से मेल्ट कर देती है, तो लोहे को पिघला देती है, 2 पिघले हुए लोहे आराम से फिर जैसे दूर करोगे वो उसी टाइम चिपक जाते हैं। तो आयरन को वेल्डिंग करने के लिए भी ये यूज होती है, वहां पर जहां गाड़ियों में वेल्डिंग होती है ना, बाकी जगह तो हम इलेक्ट्रिक वाली यूज करते थे, बट गाड़ी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, स्पार्क प्लग की वजह से स्पार्किंग हो सकती है और पेट्रोल टैंक में आग लग सकती है। आप इलेक्ट्रिसिटी तो गाड़ी के साथ जोड़नी पड़ेगी, गाड़ी के लोहे के साथ, तभी तो अर्थ बनेगा, तभी तो वो चिंगारी उठेगी, और वो अगर पेट्रोल टैंक में चलेगी तो पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। इसलिए वो वाली वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं चलती किसमें? गाड़ियों में, ये वाली चलती। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir। शुभम हैज रेज्ड देयर हैंड। शुभम बेटा बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? शुभम? नो डाउट। नो डाउट, ठीक है। तो अब आगे देखिए बेटा, तो ये तो था कि 3000 डिग्री सेल्सियस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एसिटाइलिन गैस बनती है किससे? कैल्शियम कार्बाइड से, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और नेचुरल गैस होती है एक, इथीन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो इथीन बोलते हैं उसे। ठीक है, और वो CH2 यानी C2H4 बोल सकते हैं। इथीन जो होती है वो, उसका कॉमन नेम होता है इथाइलीन, उसका नाम था एसिटाइलिन। देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान से याद करना, नाम रट्टा मारना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इथाइलिन गैस जो होती है वो नेचुरल फ्रूट राइपनिंग गैस होती है, नेचुरल फ्रूट राइपनिंग गैस। जो फ्रूट होते हैं जब वो पकते हैं तो वो नेचुरली उनमें से ये वाली गैस निकलती है और अपने आप वो पक जाते हैं, ज्यादातर फ्रूट। ठीक है, मैंगो वगैरह भी उसी से पकते हैं, बनाना वगैरह भी उसी से पकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो इंसान हैं, मानने वाले तो है नहीं, है ना। तो हम लोग उसको अननेचुरल तरीके से, सिंथेटिक तरीके से पकाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, ये पत्थर जैसा होता है आपका जो चूना पत्थर होता है ना, कली करने वाला, घरों में पहले कली की जाती थी, किसी ने देखी Yes, थी? sir। उस कली के लिए छोटे छोटे पत्थर आते थे,
वो व्हाइट कलर के होते थे। वैसा ही ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। इसको इसका पाउडर बना के और एक पाउच में डाल देते हैं, कौन, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, और उस पाउच को फ्रूट्स के अंदर रख देते हैं। छोटे छोटे कागज के पाउच होते हैं वो। अब वो कागज जो है, क्योंकि ये मॉइस्चर को अब हवा से अब्सॉर्ब कर लेता है, वाटर को हवा से अब्सॉर्ब करेगा, हवा से अब्सॉर्ब करेगा, क्या बनेगी, एसिटाइलिन गैस बाहर निकल रही है। अब उसको आग नहीं लगा रहे हम, लगाना चाहो आप आग लगा सकते हो लाइटर से, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एसिटाइलिन गैस अब क्या करेगी, ये फ्रूट में से होके पास आउट जाएगी, फ्रूट को पका देगी। लेकिन ये आर्टिफिशियल मेथड है। और आपने देखा होगा गले हुए केले, केले कई बार 2 दिन रख दो तो एक साइड से बहुत ज्यादा गल जाता है और दूसरी साइड सही बड़ा होता है, देखिए ना, उनका टेस्ट भी बकबका टेस्ट होता है उनका, बकबका, खराब। ये गैस हमारे लिए बहुत गंदी है, बहुत खराब है। तो नेचुरल पके हुए अगर आपको बनाना खाने हैं तो उनके ऊपर ना छोटे छोटे ब्लैक कलर के, छतरी वाला बनाना बोलते हैं, ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं, छोटे 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 छोटे, वो नेचुरल बनाना, उसको खा के देखना, टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और वो गला हुआ नहीं मिलेगा आपको, अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। और जबकि वो सारा ब्लैक हो चुका है, उसका ऊपर वाला कवर सारा ब्लैक ऐसे नहीं, बिल्कुल ब्लैक है तो खराब है, डॉट 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 ब्लैक होगा, बिल्कुल परफेक्ट मीठा बढ़िया बनाना वो होता है अगर खाना हो। तो देखिए भाई, ये गैस एसिटाइलिन जो है वो आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग का काम करती है, ठीक है, सॉरी ये ठीक है, और ये नेचुरल फ्रूट राइपनिंग होती है, इथीन। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, Yes, तो ये sir. दोनों चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ पर रिएक्शंस थी कार्बाइड्स के साथ में, मेटल के कार्बाइड्स, तो मेटल के कार्बाइड की 3 रिएक्शन थी, एसिटाइलिन गैस बनाई जिसमें हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एल्केन सारा कंप्लीट हो गया, एक लेक्चर में एल्केन कंप्लीट, बस ये बचा हुआ था लास्ट स्लाइड। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल तो ऐसी होती है बकवास, तो प्रेपरेशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी, यही चीज एल्कीन की करेंगे, यही चीज एरोमेटिक बेंजीन की करेंगे। सारी चीजें हाइड्रोकार्बन खत्म, लेकिन रिएक्शंस हैं, याद करनी पड़ेंगी, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पीछे की स्टोरी याद कीजिए, थोड़ा लिख कर देखिए, याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। ये सॉल्युबिलिटी, एल्केन भाई कार्बन की चेन, पहली बात याद रख लेना, कार्बन की चेन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड नॉन पोलर होता है, मतलब वो स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता उसमें। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप देखना अपनी क्लास में जो शरारती बच्चे हैं वो एक साथ इकट्ठे बैठते हैं हर रोज, जो पढ़ने वाले हैं वो इकट्ठे बैठते हैं, जो एवरेज है वो इकट्ठे बैठते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा वो उसके साथ रहना पसंद करता है। ये नॉन पोलर होता है, पानी होता है पोलर, उसमें स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, पता होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कर रखा है सबने, है ना, तो वो पानी में नहीं घुलेगा, कार्बन की चेन पानी में नहीं घुलती। इसको सिंपली समझना चाहे तो ये समझ लीजिए कि कार्बन की चेन पानी से डरती है, कार्बन की चेन पानी से डरती है, बस। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो बोले तो पानी, फोबिक बोले तो फोबिया, फोबिया मतलब डर, यस। ठीक है, तो वो नॉन पोलर में सोल्यूबल हो सकते हैं। नॉन पोलर मतलब जो इनके जैसा हो, बेंजीन हो गया, C6H6 लिख रहा है, CCl4 हो गया, घी में, तेल में एल्केन घुल जाएंगे, घी, तेल, ऑयल और घी के अंदर एल्केन घुल जाएगा, पानी में नहीं घुलेगा। पानी में घी और तेल नहीं घुलता, ये भी सबको पता है। हाँ बेटा, समझ में आ गया सोल्यूबिलिटी? यस सर। यस सर। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्केन समझ में आ गया, क्लियर क्लियर ना। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं भाई। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, कार्बन की चेन लंबी होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेट बढ़ गया, वेट बढ़ेगा तो उसको हवा में उड़ाना मुश्किल हो जाएगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट यही होता है। यहाँ पर याद रखिए, और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय ब्रांचिंग इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उल्टा ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों? देखो, ब्रांच अगर मैं किसी में डाल देता हूँ, ये कार्बन की नॉर्मल चेन, ये देखो इन्होंने दिखा रखी है ना, ये कार्बन की नॉर्मल चेन है, ठीक है, फिर इसी चेन के अंदर अगर मैं ब्रांच डाल दूं ऐसे चारों तरफ, वही 5 ही कार्बन है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन इस कार्बन की चेन में क्या है, इसमें ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग वैसे क्या है, गोलू मोलू हो गया, गोल हो गया,
तो दूसरा कोई गोल मॉलिक्यूल इसके साथ जब चिपकेगा तो इनका टचिंग सरफेस एरिया कम हो गया। लेकिन अगर यस सर। स्ट्रेट चेन इसके साथ, क्योंकि लाइक डिजोल लाइक इसके साथ चिपकेगा तो टचिंग सरफेस एरिया बढ़ गया। तो मैं अगर इसको गर्म करके इनको अलग करना चाहूंगा, ये मेरे लिए मुश्किल हो गया, और इनको अलग करना आसान हो गया क्योंकि इनका टचिंग सरफेस एरिया कम है गोल वालों का, है ना। तो इस वजह से अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो गोल चीजें गोल होने लग जाती हैं, तो इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग के साथ इनवर्सली, ठीक है। तो देखो n ब्यूटेन है, n पेंटेन है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, जो ज्यादा कार्बन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पहली बात। दूसरी चीज, स्ट्रेट चेन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर देन दे रखा है इधर, ठीक है, ये ध्यान दे लेना, ग्रेटर देन है, इधर भी ग्रेटर देन है, और ये लेस देन के हिसाब से चल रहा है ना। तो यहाँ देखिए ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और अगर ब्रांच आ गया कम हो गया, अगर ज्यादा ब्रांचिंग आ गई नियोपेंटेन में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। हाँ भाई क्लियर है बेटा बॉइलिंग पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी चीज है, बस खत्म होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है। यही दो ही चीजें होती हैं, या तो प्रेपरेशन या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। जो प्रिपेयर किया था, है ना, जो प्रिपेयर किया था, अब उसी प्रिपेयर्ड मटेरियल से हम केमिकल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्शनें उसका उल्टा आएंगी, पहले वाली जो हमने कर रखी है, कुछ कुछ नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहां देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ एल्केन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, अभी फ्री रेडिकल बनता है, इसको इन्होंने FRSR बोल रखा है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे ही याद रखो, रखो ना रखो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन डालेंगे। हमने क्या किया था, RH से हेलोजन को हटाकर, ठीक है, क्या जोड़ा, अकेला RH जोड़ दिया था, तो एल्केन बन गया था। अब हम उल्टा करने वाले हैं, यानी RH, R मतलब कार्बन की चेन, CH3 कम से कम लगा लो, इसके साथ इसका H उड़ाएंगे हम यहाँ से। अब मैंने बोला था ये तो H देता ही नहीं है, डोनेट ही नहीं करता, ये H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करता, दोबारा से ध्यान दे लेना, H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करता, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है CH3 नेगेटिव, लेकिन H का फ्री रेडिकल डोनेट कर सकता है। अब वो क्या चीज है, यानी CH3 अगर मैं लगाता हूं यहां पर और ये दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा, यानी कि दोनों फ्री रेडिकल बन जाएंगे। इसकी एक वैलेंसी खाली है, एक इसकी, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो कार्बन जब ऐसा करता है, एक वैलेंसी खाली होती है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसका एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। यस बेटा, फ्री रेडिकल क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. तो फ्री रेडिकल जैसे आपने पढ़ा होगा GOC के अंदर, मैंने भी पढ़ा रखा है फ्री रेडिकल। तो भाई कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है, तो फ्री रेडिकल यहाँ पर क्या होता है, X2 जब इसके साथ जुड़ता है तो ये RX बनाएगा प्लस HX बनाएगा, ये H जो है इसके साथ X के साथ जाएगा और एक X जो है उस R के साथ लग जाएगा, RX बनेगा और HX बनेगा, ठीक है। कैसे बना सकते हैं इसको, तो देखिए डिफ्यूज्ड सनलाइट, सनलाइट में सनलाइट के साथ डिफ्यूजन करके H इंटू न्यू भी फोटोन होता है ना, सीधा लाइट डायरेक्ट लाइट में कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट में कर सकते हैं, ये सब लाइट है, तीनों के तीनों लाइट के टाइप हैं, तीनों से ही हम ये दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर लाइट नहीं है तो हीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट, कितना, ये समझ लो 273 होता है ना, तो 300 से 500 डिग्री सेल्सियस, 300 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये केल्विन में दे रखा है, मैंने इसकी डिग्री बनाया, या फिर इसने बोला कि हीट कर दो, भाई हीट और टेम्परेचर में तो कोई फर्क ही नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ किसी के साथ भी इसको रिएक्शन करवानी है तो सीधा गर्म कर दो या फिर लाइट मार दो, लाइट मारना ज्यादा आसान है बजाय कि गर्म करने के, और इस तरह से क्या बन जाएगा हमारे पास, हेलो एल्केन्स बन जाएगा, हेलोजन और एल्केन, याद रख लेना, ये है एल्केन, ये हेलोजन है, तो हेलो एल्केन बोलेंगे। हेलोजिनेशन प्रोसेस का नाम है, हेलोजन को जोड़ देना, सब्स्टिट्यूशन, एक हटा, हाइड्रोजन हटाया और हेलोजन लगाया, हटाकर लगाना सब्स्टिट्यूट, एक की जगह दूसरा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब? यस दीपक बेटा, कोई डाउट है आपका क्या? सर यहाँ पे HV क्या है?
एच HV सर रिएक्शन में है ना, जिसकी वजह से रिएक्शन। एच डी क्या कह रहे हो, नहीं समझ आया मुझे, दोबारा बोलो। सर HV V। वी, एच न्यू है ये, वी नहीं है यार, एच इंटू न्यू। एच इंटू न्यू क्या होता है, ई इक्वल एच इंटू न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन। लाइट का, जो हमारी लाइट होती है ना, सफेद लाइट होती है, व्हाइट लाइट, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है फोटोन। उस फोटोन की एनर्जी जो होती है वो h इंटू न्यू, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये होता है h। और न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी। यस सर। तो ये वो है बेटा, h इंटू न्यू है ये, h इंटू वी नहीं है। ठीक है, ये लाइट ही है, व्हाइट लाइट कह लो आप इसे। ठीक है, वो कह रहा है डिफ्यूज्ड सनलाइट, फिर कह रहा है व्हाइट लाइट, फिर कह रहा है अल्ट्रा वायलेट लाइट। ये सारी की सारी लाइट की फॉर्म्स हैं। इनमें से किसी भी लाइट को अगर आप डालते हो हमारे इस हैलोजन के ऊपर, ये फ्री रेडिकल बन जाता है, ये हैलोजन फ्री रेडिकल बन जाता है। और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल और कार्बन का एक फ्री रेडिकल अलग करके इनके दोनों के साथ अलग अलग जुड़ जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं बनाता है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, इस रिएक्शन को साथ के साथ ना लिख लिया करो, जितने बच्चे साथ में देख रहे होते हैं वो लिख भी लेना बेटा, उसी टाइम याद हो जाएगी बहुत अच्छे से, है ना। आगे बढ़िए, CH4 में क्लोरीन डाल दो, सीधा सीधा क्लोरीन डाल रखा CH4 के अंदर वही है ना, क्लोरीन से सीधी रिएक्शन हो जाती है, बात ही खत्म है, RX बन गया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, CH3Cl और HCl। अब देखो यहाँ इन्होंने सीधा रिएक्शन दिखा रखी है, CH3Cl और HCl, H इंटू न्यू डाल के। ठीक है, लाइट का फोटोन। अब इसका मैकेनिज्म दिखा रखा है भाई, मैकेनिज्म ध्यान से करना, आपको आना चाहिए। मैंने वैसे आधा तो वैसे ही बता दिया था आपको, अगर ध्यान हो। क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है, तो ये दोनों फ्री रेडिकल बनाएंगे। मैं यहाँ पर हाफ हेडेड एरो लगा रहा हूँ, हाफ हेड वाला, आधे सिर वाला एरो। पूरा सिर वाला मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने बांट लिए दोनों ने। ये बन गया क्लोरीन का फ्री रेडिकल। कब बनता है, लाइट की प्रेजेंस में, H इंटू न्यू। लाइट जब डालते हैं क्लोरीन गैस पर तो ये फ्री रेडिकल बन जाता है। क्लियर है सबको? पहला यस सर। स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखिए जरा, दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास CH4 था तो उसमें से CH3 अगर मैं यहाँ लगाऊं, एक H मैंने यहाँ लगा दिया और इसके अंदर प्लस में डाल दिया मैंने क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है। तो ये जो दो बॉन्ड बना हुआ ना 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, आधा एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी ध्यान दे लेना, आधा हेड का एरो, जिससे क्या होगा, HCl बन जाएगा। सिंपल हम कहें तो HCl। कैसे, H का एक इलेक्ट्रॉन था, Cl का एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, HCl बन गया। प्लस में CH3 का एक फ्री रेडिकल हमारे पास आ जाएगा, ये वाला CH3 का अकेला इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पर अकेला इलेक्ट्रॉन बच गया। क्लियर है ये? यस यस सर। सर। नेक्स्ट देखिए, ये CH3 का जो फ्री रेडिकल बचा, ये अब अगली क्लोरीन के साथ, अब हमें HCl की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी एक ही बार जरूरत है थोड़ी सी लाइट की। अब अगला जो Cl के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, उस बॉन्ड में से एक, ये क्लोरीन ये इसके ऊपर अटैक करता है, या यूं कहें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिससे क्या होने वाला है, तो ये CH3 जो है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, कहीं भी दिखा सकते हैं, और ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये ले आया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, प्लस में क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल फिर से नया बन गया। देखो फ्री रेडिकल ये बन गया बनाया, पहले वो H इंटू न्यू से बन रहा था, एक ही बार बनाना उसे, बाद में तो वो अपने आप बनाता रहेगा बनाता रहेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। और इस तरह से हमारा CH3Cl मॉलिक्यूल बन गया। अब देखो ये तो थे चेन इनिशिएशन टर्मिनेशन, जो अलग अलग वर्ड्स दिखा रखे हैं, तो इनका मतलब मैं बता देता हूँ कि वो क्या होता है, कि शुरू कैसे होती है रिएक्शन, फिर टर्मिनेट मतलब बंद कैसे हो रही है ना। प्लस में यहाँ पर मैं CH3 का फ्री रेडिकल यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि रिएक्शनें थोड़ी अलग अलग आपको नजर आए। तो अब देखिए होता क्या है, ये पहली रिएक्शन थी, ठीक है, फिर ये दूसरी रिएक्शन है,
नीचे वाली तीसरी है। तो देखो अब लास्ट में क्या होगा, मतलब ये बनता रहेगा बार बार, ये जो फ्री रेडिकल बच गया ये फिर से फ्री रेडिकल जो है वो फिर से किसी के साथ जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ से H ले आएगा अगले CH4 का, है ना, ये वाला स्टेप फिर से जारी होगा, फिर ये वाला, ये दोनों स्टेप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। लेकिन लास्ट में जाके क्या बचेगा हमारे पास, हो सकता है 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बच जाए, दोनों Cl2 बना दे, हो सकता है 1 क्लोरीन का फ्री रेडिकल और एक CH3 बच जाए, ये दोनों जुड़ जाएंगे जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है ना। हो सकता है कि 2 CH3 के फ्री रेडिकल लास्ट में बच जाएं तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, एक केमिकल बॉन्ड बना देंगे। तो ये तीनों प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। यस, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग। स्टेप खत्म कब होगा, ये प्रोपेगेशन जब रिएक्शन चलती है इस स्टेप पे चलती है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब यही वो स्टेप है जो रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करेगा। अगर ये स्लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, अगर ये फास्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। है ना, चलो ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म ऐसे ही होते हैं कि प्रोसेस हो कैसे रही है। मैंने आपको बोला था कि क्लोरीन यहाँ पर H तो नहीं डोनेट करने वाला CH4, तो H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करता लेकिन H फ्री रेडिकल की फॉर्म में डोनेट कर देता है, बस यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैकेनिज्म हो गया खत्म। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अब एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। हैलोजन जोड़ रहे थे हम फ्री रेडिकल के थ्रू, है ना, ठीक है। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का ऑर्डर देखिए जरा, क्या ऑर्डर होता है भाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का। H चला गया था, फिर क्या हुआ था, दोबारा से देख लो मैकेनिज्म, क्लोरीन जुड़ रहा है, हैलोजिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, H चला गया, क्लोरीन जुड़ गया, कुछ भी ऐसा, क्लोरीन ब्रोमीन। तो यहां से 1 डिग्री का एक ऑर्डर है, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन का हाइड्रोजन जा रहा है उस कार्बन के पीछे एक कार्बन की चेन लगी हुई है, एक कार्बन की चेन 1 डिग्री। जिस कार्बन का हाइड्रोजन जा रहा है, इस कार्बन का जा रहा है, इसके पीछे 2 चेन है, एक इधर है एक इधर है, भले वो एक कार्बन की हो। जिस कार्बन का हाइड्रोजन जा रहा है उसके पीछे 3 चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो वो 3 डिग्री है। यस बेटा, क्लियर है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, Yes, sir. ठीक है। वो हाइड्रोजन जिस कार्बन का जा रहा है हमें उस कार्बन पे फोकस करना है कि ये कार्बन देखिए, ये कार्बन देखिए और ये वाला कार्बन देखिए, है ना। तो ये वाला कार्बन हमें चेक करना है कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद देखिए एलाइलिक कार्बन होता है। एलाइलिक का मतलब होता है भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट इस तरफ भी इस वाले कार्बन के साथ भी हो सकता हो को, ये जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है इनमें से किसी एक कार्बन के साथ अगला नेक्स्ट कार्बन जो जुड़ा है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है वो एलाइलिक कार्बन होता है, एलाइलिक कार्बन। और उस हाइड्रोजन को भी एलाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे क्योंकि वो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यस, क्लियर है? यस सर। बेंजाइलिक कौन सा होगा, देखो भी बेंजीन में भी तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये कार्बन हो गया बेंजाइलिक कार्बन और वो जो हाइड्रोजन हो गया वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो गया। यस, क्लियर है? यस सर। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक याद रखिएगा। विनाइलिक कार्बन भी होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ही अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है उसको विनाइलिक बोलते हैं, विनाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। बट ये हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिलहाल आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ये 2 वर्ड ही, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ठीक है। सर एक बार एलाइलिक दोबारा बता दो। एलाइलिक देखो बेटा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो कि इधर जो कार्बन लगेगा या इधर, इन दोनों में से किसी भी कार्बन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसको हम एलाइलिक कार्बन, ये भी एलाइलिक है ये भी एलाइलिक है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट वाला कार्बन ये नेक्स्ट है तो ये एलाइलिक कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला ये वाला भी नेक्स्ट है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, दोनों एलाइलिक है। तो जनरली हम एक ही लेते होते हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन होगा इसको हम एलाइलिक कार्बन बोलेंगे और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो सारे एलाइलिक हाइड्रोजन होंगे। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, बस सीधा याद रखने का तरीका है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, दैट्स इट, ठीक है। और बेंजाइलिक बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन। इंक्रीजिंग रेट ऑफ टुवर्ड X2 H into न्यू की फॉर्म में इंक्रीजिंग रेट, तो ये तो इन्होंने बताया कि टाइप कौन से होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेट कौन सा है, तो ये देखिए इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये कह रहा है कि
इसका रेट ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, और इसका बेंजाइलिक का सबसे ज्यादा, उसके बाद एलाइलिक का, उसके बाद में 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली इधर ही लगा देता हूँ, ये ग्रेटर देन के साइन है ना, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस फिर है ना, तो सीधा सीधा आप यहीं से याद कर लीजिए, किसी भी फॉर्म को याद कर लीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो इस तरह से ऑर्डर होता है। यानी 1 डिग्री के ऊपर से हाइड्रोजन को निकाल के हेलोजन लगाना मुश्किल है, 2 डिग्री पर आसान है, 3 डिग्री पर सबसे आसान है, एलाइलिक पर और भी आसान है, और बेंजाइलिक पर सबसे आसान है। क्यों भाई? जब यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो ये फ्री रेडिकल बनता है। अब बात करते हैं हमारी जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन्होंने नहीं की वो यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने कर रखी है वो इसको रिवाइज करें और दिमाग में घुसाएं। अगर उनको ये याद नहीं आया तो भाई यहाँ पर अच्छे से याद करें, और ये गलत बात होगी कि आपने वो याद नहीं किया। तो यहाँ बनता है फ्री रेडिकल, हमें पता है फ्री रेडिकल। तो देखो भाई 1 डिग्री कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बन रहा है, CH3 CH2, और यहाँ पर बन गया फ्री रेडिकल। 2 डिग्री पर फ्री रेडिकल बने तो हम यहाँ CH लगाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे, और ये CH3। 3 डिग्री पर फ्री रेडिकल बने, CH3 इस तरफ ये कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बना दिया, इसके हर तरफ CH3 लगेगा, सभी साइडों में CH3, तो ये बन गया 3 डिग्री। भाई 3 डिग्री पर जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन चलेगी, याद है? Yes, फ्री sir. रेडिकल में Yes, sir. हाइपर कंजुगेशन चलती है। क्या होता है हाइपर कंजुगेशन के अंदर? ये कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है? ये कार्बन इस कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे दोनों के बीच में, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अकेला रह जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद में क्या करेगा? ये हाइड्रोजन अकेला है तो भाई ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रह जाएगा, फिर ये वाला ऐसा करेगा, फिर ये वाला रह जाएगा फ्री रेडिकल, और लास्ट में ये इधर से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो फिर से वो सिंगल बॉन्ड वैसा ही आ जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है क्या? हाइपर कंजुगेशन। नहीं समझ में आया तो हाइपर कंजुगेशन चेक कीजिए बेटा। और 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबसे ज्यादा होते हैं, यानी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पता है? जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं उससे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा है, जिस कार्बन की बात कर रहे हैं उससे नेक्स्ट वाले दोनों कार्बन अल्फा है, जिस कार्बन की बात हो रही है उससे नेक्स्ट वाले तीनों कार्बन अल्फा है 3 डिग्री में। तो ये जो अल्फा कार्बन होते हैं ये क्या होते हैं? इनके पास जितनी ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं, याद रख लेना, अल्फा कार्बन के पास जितनी ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं उतने ही ज्यादा क्या होता है? ये हाइपर कंजुगेशन ज्यादा दिखाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, है ना? हमने कर रखा है फ्री रेडिकल वाला। तो ये वजह होती है, वजह मैंने बता दी कि क्यों होता है। वजह नहीं भी याद हुई है, याद रख लो कि हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल, हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऐसा होता है। और वजह याद होने के बावजूद आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल। एलाइलिक वाला उससे भी ज्यादा होता है। एलाइलिक वाला यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ये डबल बॉन्ड आसानी से इसको यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देता है, जिसकी वजह से आसान हो जाता है इसके लिए। और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर यहाँ कोई फ्री रेडिकल बन रहा है या हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो फिर ये बेंजीन रिंग भी आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सकती है। सबसे ज्यादा आसानी से बेंजीन रिंग प्रोवाइड करवाती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक होता है फ्री रेडिकल, फिर एलाइलिक फ्री रेडिकल होता है, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, ये ऑर्डर होता है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी वही हो गया। हाँ बेटा क्लियर है? वो सब समझ में आ गया पीछे वाली स्लाइड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो CH4 एक्सेस में अगर हमारा मीथेन बहुत ज्यादा है तो क्लोरीन डालेंगे तो सिर्फ क्लोरीन जुड़ेगा। ठीक है, यही तो जुड़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। पॉली हेलोजिनेशन देख रहे हैं हम, टू अवॉइड द पॉली हेलोजन एल्केन शुड बी टेकन इन एक्सेस। एल्केन एक्सेस में होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ दूसरी रिएक्शन देखिए, मीथेन कम ले लिया और क्लोरीन ज्यादा ले लिया तो क्या करेगा? ये एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जुड़ रहा था, अभी ये जितने भी हाइड्रोजन हैं कार्बन के पास, जितने भी हाइड्रोजन हैं सबको उड़ा देगा। क्लोरीन ज्यादा होगा तो क्लोरीन ज्यादा जुड़ेगा, हाइड्रोजन सारे उड़ा देगा। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये कैसे होती है फिर ये प्रोसेस। पहले क्लोरीन रिएक्शन करेगी, पहले एक क्लोरीन जुड़ेगी, फिर से क्लोरीन रिएक्शन करेगी, 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, फिर से क्लोरीन रिएक्शन करेगी, एक और हाइड्रोजन हट गया, 3 क्लोरीन जुड़ गई, फिर से क्लोरीन रिएक्शन करेगी, सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, CCl4 बन जाएगा।
ये प्रोसेस बता रहा किसने कि होता कैसे है, एक एक करके हटती हैं। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. सीधी सी बात है, CH4 है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन ज्यादा है तो पहले एक H हटाएगी क्लोरीन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जब तक चारों H नहीं हटते तब तक सारे प्रोडक्ट बनेंगे, खुद जुड़ती जाएगी, दूसरा H हटाती जाएगी, है ना? क्लियर है बेटा? सर अगर हम क्लोरीन की जगह कोई और हेलोजन भी लेते हैं तो वो भी ऐसे ही एक्ट करेगा? हाँ, ब्रोमीन भी ऐसा ही करेगा, फ्लोरीन नहीं करेगा। क्लोरीन और ब्रोमीन ऐसा ही करते हैं, फ्लोरीन नहीं करता। यहाँ पर वही पॉइंट अब दे रखा है इन्होंने, फ्लोरीन क्यों नहीं करता। फ्लोरीन जो है करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा होता है ये तो। फ्लोरीन इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, धमाके करता है, ठीक है। मान लो यहाँ आपने ले लिया CH4, ठीक है, ले लिया CH4 में आपने डाल दिया फ्लोरीन F2, तो क्या करेगा ये, डेफिनेटली CH3 और F बना देगा। लेकिन जब ये फ्लोरीन जुड़ता है ना, अब ध्यान देना मेरी बात पे, जब ये जुड़ता है किसके साथ, कार्बन के साथ, तो इसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन खुद के साथ फ्लोरीन बॉन्ड बहुत वीक बनाता है, F2 बहुत वीक मॉलिक्यूल है, लेकिन फ्लोरीन किसी दूसरे के साथ जुड़ता ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है, ज्यादा एनर्जी निकलेगी बाहर। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, तो sir. क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकालता है। जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड तो बच जाएगा, लेकिन बाकी के जो 3 हाइड्रोजन लगे पड़े हैं वो धूम धड़ाम धूम सब तोड़ फोड़ देगा, क्योंकि टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। अब अगर मान लो ये तो सिर्फ एक ही कार्बन था, अब अगर मैं ऐसा कहूं कि CH3 इसको मैं फ्लोरीन देता हूं, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा लेकिन इस बॉन्ड को ही तोड़ देगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही तोड़, हमारी एल्केन की बैंड बजा के रख देगा ये। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो अगर आपके पास फ्लोरीन गैस और हैलोजन हो कुछ ऐसा, वो एल्केन टाइप में, हैलोजन नहीं सॉरी एल्केन हो, तो क्या होगा पता है, एल्केन के साथ हैलोजन को जब जोड़ोगे, जैसे घी है, घी में डाल दो, ऑयल है, ऑयल में फ्लोरीन गैस डाल दो, ऊपर से लाइट दे दो, धमाके धूम धड़ाम फुल धमाके, है ना? धमाके करने का तरीका। तो भाई शुड बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन, तो ये एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए नाइट्रोजन के साथ इनहिबिटर, नाइट्रोजन उसको इनहिबिट कर देता है, बहुत धीरे धीरे अगर जुड़ेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ हद तक नाइट्रोजन, और ऐसा बचाया जा सकता है, वरना तो धमाके करेगा। फ्लोरिनेशन कैन टेक प्लेस इन डार्क ऑल्सो, ये धूप में नहीं करनी चाहिए, धूप में ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और भी फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो इसको डार्क में करो और नाइट्रोजन डाल के करो, वरना ये धमाकेदार होगी। अब उसके बाद ब्रोमीन की बात करते हैं। मैंने बोला था क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ जाती है, फ्लोरीन नहीं जुड़ती। तो ब्रोमीन लेस रिएक्टिव होता है देन क्लोरीन, जनरली रिक्वायर हाई टेम्परेचर, तो इसको टेम्परेचर हाई की जरूरत होती है, बस रिक्वायर हाई टेम्परेचर, जुड़ जाएगा ब्रोमीन आसानी से बट हाई टेम्परेचर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आयोडीनेशन। अगर आयोडीन डालना हो तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, CH4 के साथ आयोडीन आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले Cl मिला रहे थे तो क्या बन रहा था, HCl बन रहा था, अब HI बनेगा। अब HI क्या होता है भाई, HI इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होता है, आयोडीनेशन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो ऑक्सीडाइज कर देंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये HI रिएक्शन कर लेता है इससे, CH3I से I2 और प्लस CH4 बना देता है। फिर से ये देखो रिवर्सिबल का साइन दे रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो क्योंकि ये रिवर्सिबल है इसलिए HiO3 और HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, ताकि वो HI के साथ रिएक्शन करके इसको ऑक्सीडाइज करवा सके और हमारी रिएक्शन को रिवर्स ना जाने दें, ठीक है। तो HiO3, यहाँ देखो HiO3, ये रहा HiO3 और HNO3 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये HI के साथ रिएक्शन करता है तो I2 और 3 वाटर के मॉलिक्यूल बना देता है, जिससे हमारी रिएक्शन यानी इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली और हमारा पीछा छूट गया और हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया। तो आयोडीनेशन रिवर्सिबल होती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में की जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एसिड HI स्ट्रॉन्ग एसिड को ऑक्सीडाइज कर सके,
ऑक्सीडाइज कैसे होता है, आयोडीन 1 नेगेटिव है, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन छीन ले, ऑक्सीडेशन हो गया, नेगेटिव से 0 हो गया आयोडीन। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन करवा देता है। रट्टा मार लेना इन वर्ड्स का कि फ्लोरीन जो है धमाके करता है, इसलिए फ्लोरीन अकेला नहीं करेंगे, नाइट्रोजन डालेंगे, या फिर एक और तरीका है फ्लोरीन का, आगे आएगी स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। फिर फ्लोरिनेशन टेक प्लेस इन डार्क, इसको धूप में नहीं करना चाहिए, धूप में तो हमें पता है धूप में जल्दी सी रिएक्ट, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन रहा था, फ्लोरीन का तो और भी जल्दी बनेगा, ये तो छाया में बन जाता है, और अगर धूप दे दी तो धूम धड़ाक धूम, दिवाली के पटाखे, है ना, वही। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया होगा? यस सर। ब्रोमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ये कोई ज्यादा याद करने वाली बात नहीं, लेकिन आयोडीनेशन जो है रिवर्सिबल होता है, बस ये याद करना है। आगे देखिए एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, FRSR, ठीक है। तो भाई इसके अंदर ये ऐसे फालतू में शॉर्ट फॉर्म देते हैं, ये क्या होता है भाई शॉर्ट फॉर्म, याद है किसी को शॉर्ट फॉर्म क्या था? फ्री रेडिकल। याद है क्या किसी को शॉर्ट फॉर्म क्या था? यस, नहीं शॉर्ट याद? फॉर्म, फुल फॉर्म। सब्स्टिट्यूशन reaction। रिएक्शन था, FR का मतलब क्या था? सर फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं भी याद रहोगे तो भी चलेगा, वैसे भी एलाइलिक बेंजाइलिक ये अभी तक आपका मैकेनिज्म ही एक आया। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स, तो देखो भाई ये मैंने बता दिया, विनाइलिक कार्बन कौन सा होता है? विनाइलिक कार्बन का मतलब मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक बोलते हैं, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, दोनों विनाइलिक है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो विनाइलिक मतलब अब ये नहीं आया था। एलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन है डबल बॉन्ड से, ये वाला भी नेक्स्ट कार्बन है, ये हो गए एलाइलिक। और विनाइलिक कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, अब डबल बॉन्ड होगा तो कम से कम 2 कार्बन में होगा, तो दोनों कार्बन क्या हो गए? विनाइलिक हो गए। और एलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, तो डबल बॉन्ड वाले भी तो 2 कार्बन होते हैं, तो उन दोनों से जो नेक्स्ट होंगे लेफ्ट राइट में वो दोनों एलाइलिक। क्लियर है? एलाइलिक और विनाइलिक। Yes, यस sir. सर। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें डबल बॉन्ड है वो sp2 होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड है सारे वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ये तो पता है ना सबको, है ना? Yes, sir. इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे देखते हैं भाई, इसमें बड़े अच्छे रिएजेंट दे रखे हैं, NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, NCS, N क्लोरोसक्सिनामाइड, ब्रोमो हो या क्लोरो हो जो भी हो, नीचे इसका डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखिए। पेंटागनल रिंग है, पेंटागनल रिंग को आप ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इस तरह से ये लीजिए। और इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O है, ये कीटोन है एक हिसाब से, है ना। उसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में ब्रोमीन लगा दो, N ब्रोमो, और बाकी की चेन को, इन दोनों को N ब्रोमो और बाकी सबको बोलते हैं सक्सिनामाइड, ये है सक्सिनामाइड, तो N ब्रोमो सक्सिनामाइड। अगर N क्लोरोसक्सिनामाइड हो तो NCS हो जाएगा, N क्लोरोसक्सिनामाइड। हाँ भाई याद रहेगा सबको, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N क्लोरोसक्सिनामाइड। Yes, sir. यस सर। सर N क्या है? सॉरी बेटा, सर ये जो आप N ब्रोमो बोल रहे हो तो यहाँ पे N क्या है? N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ब्रोमीन, और ये बाकी का पार्ट जो है सक्सिनामाइड कहलाता है, ठीक है, जस्ट नेम है। NBS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, रट्टा मार लेना, याद करनी पड़ेगी, N क्लोरोसक्सिनामाइड या N ब्रोमोसक्सिनामाइड। जब ये होते हैं ये दोनों, क्या काम करते हैं भाई? सीधी सी बात है, ब्रोमीन या क्लोरीन डोनेट करेंगे ये। तो देखो ये क्या करते हैं, ये विनाइलिक कार्बन, सॉरी एलाइलिक कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन, एलाइलिक कार्बन को ब्रोमीन प्रोवाइड करवा देंगे, एलाइलिक कार्बन को, NBS एलाइलिक कार्बन को ब्रोमीन प्रोवाइड करवाता है, एलाइलिक कार्बन। हाँ भाई क्लियर है? यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यस सर। ये एलाइलिक कार्बन है, ताकि आपको याद रहे कि ये एलाइलिक कार्बन यही वाला है। Sir, bromine कैसे आएगा? ब्रोमीन यहाँ से आया बेटा, देखो N ब्रोमोसक्सिनामाइड है, ये ब्रोमीन आया, और इस ब्रोमीन ने कहाँ अटैक किया? ये जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन है इसका H ले गया, फ्री रेडिकल से ही बनेगा, ये H ले गया और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया। सेम अगर फिनाइल के साथ, बेंजीन के साथ में, ये रिएक्शन है, बाकी कुछ नहीं इसमें, बेंजीन के साथ में अगर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इस CH3 का H उड़ा के ले जाएगा NBS, और क्या करेगा? ब्रोमीन वहां पे जोड़ देगा, N ब्रोमोसक्सिनामाइड।
बिना एलाइलिक कार्बन के साथ, और ये फ्री रेडिकल से होता है, ये तो वही है। संजना बेटा बोलिए, आपका क्या डाउट है? सॉरी सर, नो डाउट। ओके, ठीक है। तो भाई एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का समझ में आ गया सबको, ये एक रिएजेंट है। मैंने बोला था रिएजेंट क्या होता है, जो जल्दी रिएक्शन करवाता है। हमें ब्रोमीन डोनेट करवानी थी, लेकिन मुझे स्पेसिफिक पोजीशन पे करवानी है, एलाइलिक कार्बन पे। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 लगा, यहाँ CH लगा, और इससे नेक्स्ट जो कार्बन लगा हुआ है CH3 वाला, मुझे यहाँ पर ब्रोमीन लगानी, यहाँ पर, यहाँ नहीं लगानी। क्या करूं, डायरेक्ट ब्रोमीन करूं दूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करूं भाई, ये क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और एक ब्रोमीन यहाँ लगा देगा। कौन लगाएगा ऐसा? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड किसी विलन के नाम के जैसा नाम है, फिल्मों में होता है ना, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, है ना? यस सर। ऐसा। वो है ना कि कौन सा था वो, मोगेम्बो खुश हुआ, ये NBS खुश हुआ, ऐसा कुछ है ना, गंजा होता है मोगेम्बो। फिल्म देखी किसी ने, मिस्टर इंडिया? यस सर। हम बच्चे उसमें तो थे बाल उसके। हम बच्चे थे तब हमने देखी थी पहली बार, हमारी फेवरेट फिल्म होगी थी वो। कि हम भी चाहते थे, ले भाई गायब होएंगे, हमें भी कोई घड़ी मिल जाए, भगवान जी रात को सोचते थे, भगवान जी घड़ी दे दो हमें, कोई ऐसी घड़ी सच में है तो मेरे को मिल जाए बस, मैं गायब हो जाऊंगा, मिस्टर इंडिया। है ना? आप लोग भी सोचते हो क्या ऐसा कुछ साइंटिफिक? सर हम तो डोरेमोन देखने वाले बच्चे हैं। हाँ सर, कुछ ऐसे मिल जाए लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, मतलब कुछ भी पोर्टल खोल के कहीं भी। अच्छा अच्छा, वो वाला, क्या बात है। मतलब आप लोग मॉडर्न जमाने के मिस्टर इंडिया बनना चाहते हो, पोर्टल खोल दिया और गायब अंदर घुस गया ना। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पिटता है, पता है कितना पिटता है वो लोगों से। नहीं सर, कुछ भी हो, अच्छा है, पावर अच्छी होती है बात। चलो जो भी है, पावर अच्छी, लेकिन पिटता बहुत है वो। आयरन मैन भी बहुत पिटता है, पता है। अरे बनना है तो थेनोस बनो, पकड़ पकड़ के धो रहा है उनको। एक चुटकी में आधी जनता गायब। उसके पास सारी अंगूठियां होती है थेनोस के पास। सर लेकिन मूवी बहुत पिटा था अंगूठी के चक्कर में। हाँ वो भी पिटा था, ठीक है, लेकिन लास्ट में तो वो सबसे पावरफुल है, सबको पकड़ पकड़ के धोता है ना? डोरेमोन की गैजेट मिल जाए बस, क्या बात है, सही है। पर वैसे थानोस सही था अपनी जगह। चलो कोई चक्कर नहीं है, जो बनना है बनो। देखो एक चीज बता देता हूँ, यहाँ जिंदा बच के कोई नहीं जाएगा, सब मरने वाले हैं, है ना? हम जहाँ हैं धरती पर, जो जन्म लेता है वो मरता ही मरता है, ऑब्वियस है। थेनोस बन लोगे तब कौन सा जिंदा रह जाओगे, मरना तो है ही। हाँ, दूसरे यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स की जो बात साइंटिस्ट कहते हैं वो सच है। मल्टी यूनिवर्स में कहीं आप लोगों का डुप्लीकेट होगा कोई ना कोई, है ना? और मेरे जैसा डुप्लीकेट भी बहुत होंगे, अर्थ के डुप्लीकेट भी बहुत, और हर प्रोबेबिलिटी चल रही होगी। हर प्रोबेबिलिटी मतलब मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, और हो सकता है किसी यूनिवर्स में आपको नहीं पढ़ा रहा, किसी यूनिवर्स में पढ़ा रहा हूँ, किसी यूनिवर्स में कहीं और ही बैठा हूँ, कुछ और ही कर रहा हूँ। हर प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबल हो सकती है, हर प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है कि मैं किसी यूनिवर्स में गाड़ी चला रहा हूँ रात के टाइम, इस टाइम पे सेम टाइम, तो पक्का ऐसी प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल, तो ऐसा भी एक सिस्टम होगा, मैं वहां गाड़ी चला रहा हूँ। हो सकता है मैं किसी यूनिवर्स के अंदर, किसी यूनिवर्स में मैं प्रधानमंत्री हूँ, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है। तो मैं ऐसा हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, है ना? तो वैसे करके सभी प्रोबेबिलिटीज होती हैं भाई यूनिवर्स में, लेकिन हम उन यूनिवर्स में अगर जाने को सच में मिल जाए, वो डॉक्टर कौन सा बता रहे हो, जो भी है वो नाम भूल गया मैं उसका, है ना? तो स्ट्रेंज, यस, डॉक्टर स्ट्रेंज, है ना? तो अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाए, यूं करके हाथ घुमाना और मैं दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया, तो मजा ही आ जाएगा। मैं देखूंगा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो यहाँ रहूंगा, तू उधर चल में। है ना? आप लोग भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हो गए ना इंडिया के, पक्का। मोदी कहीं हो सकता है, अब मेरी तरह आपको टीचिंग कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है कहीं बैठ के, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अरे ये YouTube पे लेक्चर अपलोड होता है, कहीं मोदी साहब ने देख लिया ना, वो कहेंगे आजा बेटा पहले तुझे देखता हूँ इधर। आपको भी रोड से उठा लेंगे, पता नहीं चलेगा। वही इसलिए शांत रहना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारी केमिस्ट्री खत्म करते हैं ना। तो ये था भाई एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसको याद कर लीजिएगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आती है कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन देखिए क्या है अभी, एल्केन ऑन हीटिंग, बहुत आसान है। कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसको आग पक्का लगती है। ऑक्सीजन दे दो, आग लगा दो, पक्का लगेगी, बढ़िया वाली। जैसे हमारी LPG गैस जलती है ना, वैसे ही सारे जलते हैं, सबको बढ़िया आग लगती है।
सिंपल बात। तो कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाना, बस इतना समझ लीजिए। क्लियर है सबको? यस सर। है ना? बस कंबशन की प्रेजेंस में आग लगाना। तो ओके, यहां पर हम वही देखने वाले हैं, कंबशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाना। तो CH4 मीथेन है, आग लगेगी, पक्का लगेगी। C4H10 आग पक्का लगेगी। तो भाई ये बैलेंस कर रखा है, इस बैलेंसिंग की कोई ज्यादा चक्कर वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन हो किसी चीज में तो कुछ भी नहीं करना, ऑक्सीजन के साथ उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देने हैं, लास्ट प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम होने वाले हैं, कुछ भी अलग नहीं होगा। क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। सर। चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही, बस कुछ नहीं बनेगा। जैसे हम आग लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, बाकी बाई प्रोडक्ट कोई नहीं, सिर्फ दो ही चीजें। इसीलिए एलपीजी गैस हमारे घरों में यूज होती है, जिसमें सिर्फ दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर। वाटर भी वेपर फॉर्म में उड़ता है तो वो भी नहीं दिखता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं दिखती, वैसे भी हम सांस से कार्बन डाइऑक्साइड दे ही रहे हैं बाहर। इसलिए अच्छे वाली गैस है वो, अच्छे वाली लाइट है वो, है ना? इसलिए हमारे लिए वो बेटर है। क्लियर है सबको? यस सर। कंबशन का मतलब याद रख लीजिएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाना कंबशन होता है। मुझे ये बता दो, अब आप लोग सभी समझदार बच्चे बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना क्या आग लगाई जा सकती है? ऐसा No, एग्जांपल नहीं लग सकती। गलत, गलत आंसर है। एक को तो थोर की पावर चाहिए, वो हथौड़े वाली पावर चाहिए शुभम को, है ना? सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना, चलो सही है। कुछ नहीं उस हथौड़े में, हथौड़े के बिना तो वो मुर्दैल है, वो किसी काम का ही नहीं है वो बंदा, छोड़िए। खैर हमारे क्वेश्चन पे बात ध्यान दो भाई, ऐसा एग्जांपल दीजिए जो, मुझे तो थैनोस पसंद है, सीधी बात, मुझे ऐसा एग्जांपल दीजिए जो आग हो जिसमें लेकिन ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन के बिना आग लगाई जा सकती है क्या? सूरज, यस, यश हैज गिव मी द राइट आंसर। सूरज के अंदर हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के आपस में दो हाइड्रोजन के सर एटम्स फ्यूजन होता है। फ्यूजन यस सर, मिक्स हो फ्यूजन जाते फ्यूजन। हैं और उससे हीलियम बनता है ना? और उससे लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा धरती पर, अपने धरती पर ऐसा कोई एग्जांपल, अर्थ पर आग लगती हो लेकिन ऑक्सीजन की वजह से नहीं? सर फॉरेस्ट अर्थ फायर जो क्या लग क्या? जाता उसमें। फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट में बेटा ऑक्सीजन के बिना आग लग ही नहीं सकती। नो नहीं सर, सनलाइट से हो जाता है। नहीं बेटा, ऑक्सीजन के बिना सनलाइट से कितना भी टेम्परेचर गर्म कर लो, ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगी। फॉरेस्ट में लकड़ी जल रही है ना, लकड़ी में कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं निकलता है, अनबर्न्ड कार्बन निकलता है, कुछ बेंजीन डेरिवेटिव निकलते हैं और भी बहुत कुछ मिक्सचर होता है धुएं में। तो नहीं, ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अरे लाइट, अपनी ये जो लाइट होती है, बल्ब के अंदर वो जो बल्ब जलता है ना, पहले आते थे 10 रुपए वाला बल्ब आता था, फिलामेंट होता था उसका, टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता था, 9वीं 10वीं में पढ़ते थे आप लोग। यस सर। यस सर। उसमें आग ही तो लगी होती है और वो ऑक्सीजन होती है अंदर, नहीं होती। हीलियम में उसमें हीलियम होती है। इनर्ट गैस हीलियम वगैरह डाली जाती है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। इसके अलावा सभी ने ऊपर बिजली नहीं देखी क्या? लाइटनिंग, बिजली देखी होगी सबने, यस सर। यस सर। वो भी तो ऑक्सीजन के बिना आग दिखाई देती है हमें। तो बहुत सारे एग्जांपल है। थोड़ा सा, इसीलिए कहते हैं थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग चलाइए, बोलिए मुझसे, है ना? मुझसे बात कीजिए, आपको आपका दिमाग खुलेगा। मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, उल्टे सीधे जवाब दे सकते हैं वो जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, है ना? थैनोस के बारे में भी बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करेंगे तो बात बनेगी, याद रख लेना, ठीक है? चुप रहने से कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। CH4 ऑक्सीजन के साथ में इनकम्प्लीट कंबशन अगर हो, इनकम्प्लीट, कार्बन प्लस वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, कार्बन प्लस वाटर। और कभी कभी कार्बन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर भी बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी, तीनों चीजें बन सकती हैं। पूरा कंबशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाफ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी हाफ है तो कार्बन। यस, क्लियर है? यस सर। Yes, ड्यूरिंग sir. इनकम्प्लीट कंबशन, देखिए जो धुआं होता है ना, धुआं, लकड़ी का धुआं आपने देखा होगा, या किसी भी चीज का अगर आपने धुआं देखा है तो उस धुएं में यही कार्बन होता है, और इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। विदाउट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, एयर या ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट नहीं है, विद, विद लिखा है क्या? विद इनसफिशिएंट है, ठीक है, इनसफिशिएंट अमाउंट, है ना? तो कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। व्हाट इज कार्बन ब्लैक? काजल, अपने यहाँ पे कोई काजल लड़की बैठी है क्या जिसका नाम काजल हो?
नहीं है कोई भी? चलो आज हमने काजल की डिस्कवरी कर ली, ठीक है। ये होता है काजल, कार्बन ब्लैक, आंखों में डलता है जो। तो क्या हर चीज से काजल बनाया जा सकता है? काजल किस चीज से बनता है भाई? किस चीज के धुएं से बनता है? लकड़ी के धुएं से काजल नहीं बनता। किसके धुएं से काजल बनता है? किसी बच्चों को पता है? सर सर दिए दिए के दिया। दिए में जलाया क्या जाता है? दिए में घी जलाते हैं क्या? तेल, सरसों का तेल। सरसों का तेल, यस राइट। सरसों का तेल का जो दिया होता है, उस दिए के ऊपर एक कटोरी रख देते हैं स्टील वगैरह की, और उसके ऊपर वो धुआं जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है लगातार। और उसके बाद उस कटोरी को सीधा करके, और उसके अंदर जो आंखों में डालने वाले कैप्सूल आते हैं, लुब्रिकेंट कैप्सूल होते हैं, ठीक है, Yes, मेडिसिन sir. वाले से मिल जाते हैं, वो कैप्सूल उस काजल में डाले जाते हैं, उसको मिक्स किया जाता है अच्छे से, और फिर उसको डब्बी में भर के रख लिया जाता है, और वही काजल हाथों से ऐसे लगाते हैं। और याद रखना, खाने वाला तेल, रिफाइंड ऑयल मत ले लेना सरसों का। जो खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जो ऑयल आता है, उससे जो काजल बनता है, उस काजल में आंखों में डालने वाले कैप्सूल डाल के उसको अच्छे से रगड़ लीजिए, ठीक है, और फिर उसको एक डिब्बी में भर के रख लीजिए। वो आंखों पर लगाने से आई बॉल का साइज, अगर आप बच्चे हैं, सभी बच्चों को लगाया जाता है, 10 साल की उम्र तक, 12 साल तक की उम्र तक लगाना चाहिए सबको। लेकिन हम लोग आजकल फैशन में आ गए हैं, ब्यूटी पार्लर के पास जाके केमिकल लगवा लेंगे आंखों के, लेकिन सही चीज नहीं लगवाएंगे मम्मी से कह के, है ना। तो वो जो काजल होता है आंखों के अंदर, वो लगाने से आई बॉल का साइज बढ़ता है, आई बॉल का साइज बढ़ेगा, लेंस का साइज बढ़ेगा, आपकी आईज 6x6 रहेंगी, चश्मा नहीं चढ़ेगा। आजकल बच्चों को पैदा होते ही चश्मा चढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप काजल तो लगाते नहीं, फैशन में आ गए सारे। ये है उसका रीजन। समझ में आ गया? ओके यस सर। सर। है ना। हाँ, तो आजकल जो सिंथेटिक ब्यूटी पार्लर्स पर हमारी सिस्टर, मदर, जो लेडीज हमारे घर में, वो जो सिंथेटिक लगाती है ना, वो किसी काम का नहीं है, वो तो केमिकल्स हैं गंदे वाले। असली वाला काजल तो वही है। उसी काजल को थोड़ा सा उस डंडी सी में डाल दो और फिर लगा लो यार, बस वो दिखावा ही तो करना है ना। काजल तो काजल का काम करेगा, कुछ अच्छी चीज तो लगाओ। ठीक है, चलो भाई इतना करें आज कंबशन तक, मुझे लग रहा है इतना काफी है ना। दैट्स ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर गाइज। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है यहाँ तक तो मुझे बोलिए। एनीवन हैव एनी डाउट?